हम्म 18वीं सदी के मध्य में दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्यों में से एक को किसी दूसरे देश की विशाल सेना ने घुटनों पर नहीं लाया था। जी, बल्कि ये काम मीलों दूर एक साधारण से कॉरपोरेट कार्यालय में बैठे कुछ शेयर धारकों ने किया था। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में, या कह लें इस डीप डाइव में, हम इतिहास के कुछ ऐसे ही पन्नों को पलटने वाले हैं। हम देखेंगे कि सत्ता अपना रूप कैसे बदलती है। और हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज है ना, वो बहुत ही विविध है। हाँ, मतलब इनमें 16वीं सदी के खूनी युद्ध के मैदानों का विवरण है, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत की निर्माण के चौंकाने वाले आंकड़े हैं, एक व्यापारिक कंपनी के क्रूर साम्राज्य में बदलने का इतिहास है, और अंत में आधुनिक सिंगापुर की कानूनी प्रणाली के विकास के दस्तावेज भी शामिल हैं। और हमारी कोशिश ये खोजना है कि अलग-अलग सदियों और महाद्वीपों में घटी ये सारी घटनाएं आखिर एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। क्योंकि इतिहास केवल तारीखों का कोई स्थिर संग्रह तो है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूंगी कि ये कारण और परिणाम की एक निरंतर चलने वाली जटिल श्रृंखला है। सत्ता और प्रशासन की कार्यप्रणाली समय के साथ विकसित होती है। सही कहा। मतलब एक दौर में कोई शासक अपनी ताकत दिखाने के लिए संगमरमर के भव्य महल बनवाता है, तो वहीं कुछ सदियों बाद एक कंपनी बंद कमरों में होने वाली अकाउंटिंग के जरिए दुनिया पर राज करने लगती है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसी कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए बनाए गए कानून सदियों बाद किसी नए और स्वतंत्र देश के आधुनिक न्यायालयों की नींव बन जाते हैं। तो चलिए, कारण और परिणाम की श्रृंखला को उसकी पहली कड़ी से समझना शुरू करते हैं। हमारे स्रोत हमें सीधे 16वीं सदी में ले जाते हैं। 16 मार्च 1527 आगरा के पास खानवा का मैदान। जी, ये वो दिन था जब बाबर ने राजपूत सेना को हराया था। इस एक जीत ने उत्तर भारत में मुगलों की सत्ता को इतनी मजबूती से स्थापित कर दिया कि आगरा उनका प्रमुख केंद्र बन गया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि खानवा के मैदान में लड़े गए इस भीषण युद्ध का उस भव्य वास्तुकला से क्या सीधा संबंध हो सकता है जो हमें मुगलों के दौर में देखने को मिलती है। अच्छा, इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। मैं सोच रहा था कि इसे एक बीज और पेड़ की तरह देख सकते हैं। वो कैसे? मतलब सैन्य विजय को एक तरह के स्टार्टअप कैपिटल या शुरुआती पूंजी के रूप में देखिए। खानवा के युद्ध ने मुगलों को वो भू-राजनीतिक सुरक्षा दी जिसकी बदौलत वे बाद की पीढ़ियों में अपने प्रशासन को स्थिर कर पाए। हाँ, ये उपमा बिल्कुल सही है। जब कोई साम्राज्य युद्ध के मैदान में पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है और उसे बाहरी हमलों का डर नहीं रहता, केवल तभी वो संसाधनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर वास्तुकला के लिए कर सकता है। और इसी स्थिरता का सबसे बड़ा उदाहरण हमें लगभग 100 साल बाद देखने को मिलता है। 1632 में जब शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। बिल्कुल, और स्रोतों में ताजमहल के निर्माण से जुड़े जो आंकड़े हैं ना, वो सच में हैरान करने वाले हैं। अरे आंकड़े तो किसी भी आधुनिक मेगा प्रोजेक्ट को चुनौती दे सकते हैं। 17 हेक्टेयर यानी लगभग 42 एकड़ का विशाल कॉम्प्लेक्स। हाँ, मुख्य मकबरे का काम 1643 में पूरा हो गया था, लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स को अंतिम रूप देने में 1653 तक का समय लगा। और लागत की तो बात ही छोड़िए, उस समय इसकी लागत लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए थी, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। अगर हम आज की अर्थव्यवस्था के हिसाब से इसका आकलन करें तो 2015 के अनुमान के अनुसार ये रकम 52.8 बिलियन रुपए बैठती है। मतलब लगभग 827 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जी, तो ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत तो नहीं हो सकती ना, इसके पीछे जरूर कुछ और भी था। असल में अगर हम इसके प्रशासनिक पहलू को देखें तो ताजमहल केवल प्रेम का प्रतीक नहीं था, ये उस दौर के प्रशासन के बेजोड़ संगठन का प्रदर्शन था। मतलब एक तरह से उनका शक्ति प्रदर्शन। बिल्कुल। उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में लगभग 20,000 कारीगरों ने इस पर काम किया था। अब आप ही सोचिए, 20 साल से भी अधिक समय तक 20,000 लोगों को एक ही जगह काम पर लगाए रखना, उनके भोजन की व्यवस्था करना। हाँ, और दूर दराज से भारी मात्रा में संगमरमर लाना, ये सब एक अत्यंत कुशल नौकरशाही के बिना संभव ही नहीं था। इसी ऐतिहासिक वजन के कारण तो 1983 में से यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। जी, लेकिन यहाँ से सत्ता की कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। हाँ, क्योंकि औरंगजेब के बाद ये केंद्रीकृत शक्ति कमजोर पड़ने लगी, और इस खालीपन को भरने जो नई ताकत आई वो कोई दूसरा राजा या सुल्तान नहीं था, वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी।
ये सच में बहुत अजीब लगता है। मतलब ये ऐसा है जैसे आज की कोई बड़ी मल्टीनेशनल टेक कंपनी अचानक अपनी खुद की एक निजी सेना तैयार कर ले, अपने सिक्के ढालने लगे। और फिर देशों पर राज करने लगे। बिल्कुल। तो ये कंपनी आखिर खड़ी कैसे हुई? देखिए, 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल का व्यापारिक एकाधिकार दिया था। इसे जॉन कंपनी भी कहते थे। और शुरुआत सिर्फ 125 शेयर धारकों और 72,000 पाउंड की पूंजी के साथ हुई थी। हाँ, अब यहाँ जॉइंट स्टॉक मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। एक राजा जब युद्ध में जाता है तो पूरा आर्थिक जोखिम उसका अपना होता है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में जोखिम बढ़ जाता है। बिल्कुल। अगर कंपनी का एक जहाज डूब भी जाए तो निवेशक केवल अपने हिस्से का पैसा खोता है, पूरा देश दिवालिया नहीं होता। इसी कम जोखिम वाले मॉडल ने उन्हें आक्रामक तरीके से प्रयोग करने की आजादी दी। तो क्या भारत में उनकी शुरुआती सफलता केवल इसी आर्थिक मॉडल का परिणाम थी? क्योंकि शुरुआत में तो उनका मुख्य लक्ष्य केवल मसालों का व्यापार करना था। उनका तरीका कूटनीति और अवसरवादिता का सटीक मिश्रण था। उन्होंने सीधे मुगलों को चुनौती देने के बजाय पहले यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को खत्म किया। जैसे 1612 में स्वाली की लड़ाई। स्वाली की लड़ाई में अंग्रेजों की नौसेना ने पुर्तगालियों को हरा दिया। इस जीत ने मुगलों को बहुत प्रभावित किया। क्योंकि मुगलों के पास अपनी कोई मजबूत नौसेना नहीं थी, है ना? बिल्कुल। और इसी का फायदा उठाकर 1615 में सर थॉमस रो ने कूटनीतिक मिशन के तहत सूरत में फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति ले ली। और फिर उनका व्यापार केवल मसालों तक सीमित नहीं रहा। वे कपास, रेशम, चाय के साथ साथ साल्ट पीटर के व्यापार में भी गहरे उतर गए। जॉन बैंक्स नाम के एक व्यवसायी ने तो साल्ट पीटर के लिए बहुत बड़े अनुबंध किए थे। अच्छा, ये साल्ट पीटर इतना महत्वपूर्ण क्यों था उस वक्त? असल में साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट होता है, जो बारूद बनाने का सबसे मुख्य घटक है। उस दौर में यूरोप और अमेरिका में लगातार युद्ध हो रहे थे। तो मतलब तोपों और बंदूकों के लिए बारूद की भारी मांग थी। हाँ, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से साल्ट पीटर का निर्यात करके एक तरह से वैश्विक हथियारों की सप्लाई चेन पर नियंत्रण कर लिया था। और इसी लालच का चरम बिंदु था 1757 का प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव की उस जीत ने उन्हें व्यापारी से एक सैन्य शक्ति बना दिया। लेकिन यहाँ सबसे त्रासद पहलू ये सामने आता है कि जब कोई संस्था केवल मुनाफे के गणित पर काम करती है तो वो इंसानी जान की कीमत नहीं समझती। जैसे बंगाल का अकाल। बिल्कुल। बंगाल कभी बेहद समृद्ध था, लेकिन कंपनी की क्रूर नीतियों ने उसे बर्बाद कर दिया। 1770 से 1773 के बीच बंगाल में पड़े भयंकर अकाल में लाखों लोगों की जान चली गई। और दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने अकाल के दौरान भी कर वसूली कम नहीं की। जी, कुछ इलाकों में तो इसे और बढ़ा दिया गया था। इतने बड़े पैमाने पर विनाश के बावजूद ये हैरान करने वाली बात है कि कंपनी ने अपने शासन को सभ्य बनाने की एक प्रक्रिया के रूप में पेश किया। इसे इतिहास के सबसे बड़े वैचारिक विरोधाभासों में गिना जाता है। 1835 में थॉमस मैकॉले का मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन इसका एक प्रमुख दस्तावेज है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि शिक्षा का बजट केवल पश्चिमी ज्ञान पर खर्च होना चाहिए। हाँ, ताकि ऐसे लोगों का वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हों लेकिन विचारों से अंग्रेज हों। और उपयोगितावादी दार्शनिक जेएस मिल ने भी तो इस शासन का बचाव किया था ना? जी, मिल कंपनी के लिए ही काम करते थे। उनका मानना था कि कंपनी स्थानीय पक्षपात से ऊपर है। हालांकि दशकों बाद भारतीय संस्थापकों ने इसे पाखंडी करार दिया। उनका तर्क था कि ब्रिटेन अपने देश में न्याय की बातें करता है, लेकिन भारत में स्वतंत्रता कुचलने के लिए दमनकारी तंत्र चलाता है। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी एक पक्ष की वकालत करना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि स्रोत क्या कहते हैं और सत्ता पर काबिज लोग अपने कार्यों को दार्शनिक आवरण पहनाते हैं। सही बात है। खैर, कंपनी का ये लालच केवल भारत तक तो रुका नहीं, उनकी नजर चीन के बाजार पर भी थी। हाँ, जहां से वे भारी मात्रा में चाय खरीदते थे। लेकिन चीन के लोग ब्रिटिश सामानों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। उन्हें चाय के बदले चांदी चाहिए होती थी। बंगाल में अफीम की खेती को बढ़ावा दिया और उसे चीन में अवैध रूप से बेचना शुरू कर दिया। ये एक बेहद सुनियोजित लेकिन अमानवीय रणनीति थी। 1838 तक वे हर साल लगभग 1400 टन अफीम चीन भेज रहे थे। बाप रे, 1400 टन? जी, जिससे वहां की एक बड़ी आबादी नशे की चपेट में आ गई। जब चीनी गवर्नर लिन ज़िक्सू ने इसे रोकने की कोशिश की तो 1840 का अफीम युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने हांगकांग पर कब्जा कर लिया। पर मैं ये सोच रहा था, क्या ब्रिटिश संसद ये सब खामोशी से देख रही थी?
नहीं, ब्रिटिश संसद बहुत चिंतित थी। इसी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था। ताकि कंपनी के राजनीतिक कार्यों को व्यापारिक कार्यों से अलग किया जा सके। बिल्कुल। इन तमाम कोशिशों के बावजूद 1857 में कंपनी के शासन की नींव हिल गई। सैन्य विद्रोह हुआ, जिसके कई गहरे कारण थे। राज्यों को हड़पने की नीतियां और नई इनफील्ड राइफलों में सूअर और गाय की चर्बी होने की अफवाहें। जिसके बाद मुगलों के अंतिम सम्राट को निर्वासित कर दिया गया। यहीं पर एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि इतनी मजबूत कंपनी का प्रशासन अंततः क्यों चरमरा गया? शायद इसीलिए क्योंकि जब लक्ष्य सिर्फ शेयरधारकों के लिए लाभ कमाना हो तो आप इंसानों का प्रशासन नहीं संभाल सकते। एकदम सही। 1858 में शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और 1874 तक कंपनी पूरी तरह भंग हो गई। पर कंपनी खत्म होने के बाद भी उसके निशान नहीं मिटे। उसके छोड़े गए कानून आज भी कई देशों का आधार हैं, जैसे सिंगापुर। इतिहास में व्यवस्था पूरी तरह से नहीं मिटती, बस रूप बदल लेती है। 1819 में कंपनी के एजेंट सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने सिंगापुर को एक फ्री ट्रेड पोर्ट के रूप में स्थापित किया था। और 1826 से लेकर 1867 तक ये स्ट्रेट सेटलमेंट्स के रूप में भारत में कंपनी के मुख्यालय से ही शासित होता था। और इसी संपर्क के कारण 1826 के सेकेंड चार्टर ऑफ जस्टिस के माध्यम से वहां अंग्रेजी कॉमन लॉ लागू हुआ। तो जब सिंगापुर 1965 में स्वतंत्र हुआ तो उन्हें जो कानूनी ढांचा मिला वो ब्रिटिश उपनिवेशवादियों का था। हाँ, लेकिन उन्हें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता थी जो उनकी अपनी संस्कृति और आर्थिक जरूरतों के अनुकूल हो। इसे ऑटोचौथनेस कानूनी प्रणाली कहते हैं। ये तो ऐसा है जैसे आपको विरासत में कोई पुराना ढीला ढाला विदेशी कोट मिला हो, आप उसे उधेड़कर अपने नाप के हिसाब से पूरी तरह नया सूट सिलवा लेते हैं। बहुत अच्छी उपमा है। सिंगापुर ने कॉमन लॉ का ढांचा रखा, लेकिन उसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। 1994 में उन्होंने प्रिवी काउंसिल में अपीलों को समाप्त कर दिया। और बिल्डिंग डिफेक्ट्स के मामलों में तो उन्होंने अंग्रेजी अदालतों से बिल्कुल अलग फैसले सुनाए। जी, मफी बनाम ब्रेंटफोर्ड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मामले में ब्रिटेन ने आर्थिक नुकसान की भरपाई की मांग खारिज कर दी थी, लेकिन सिंगापुर की अदालतों ने इस नजीर को मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि वो तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने कानून को अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार मोड़ा और इसके साथ ही अपनी एशियाई परंपराओं को भी इसमें जोड़ा। हाँ, जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान या एडीआर। 1997 में सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र की स्थापना हुई। इसमें मले समुदाय के पेनघुलू और भारतीय समुदाय की पंचायत व्यवस्था का उपयोग किया गया। मतलब पूर्व और पश्चिम का एक बेहतरीन संगम। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो हमने देखा कि बाबर की तोपों से लेकर शाहजहां के संगमरमर तक, और फिर एक ब्रिटिश कंपनी के अकाउंट बुक्स से लेकर आधुनिक सिंगापुर की अदालतों तक इतिहास एक निरंतर श्रृंखला है। और आज हम जिन कानूनी प्रणालियों या ग्लोबल व्यापार के बीच रहते हैं वे शून्य से नहीं आए हैं। वे इन्हीं ऐतिहासिक ताकतों के टकराव का परिणाम है। तो अंत में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक इकाई थी जिसने आधुनिक एशिया की सीमाएं और कानून तय कर दिए। जी। इसे देखते हुए आज के दौर की वो कौन सी अदृश्य मल्टीनेशनल तकनीकी शक्तियां हैं जो चुपचाप 22वीं सदी की दुनिया की सीमाएं और नए कानून लिख रही हैं? क्या सत्ता आज भी अपना रूप बदल रही है? सोचिएगा जरूर।